देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में ये सारी 80C की डिडक्शन मिलती थी। हम ईएलएफ में इन्वेस्ट करते थे, 1.5 लाख रुपए तक हम टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करते थे। एक्टिव सोर्स था, लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे। रिजिम आ चुका है, ऑप्शनल हो गया ओल्ड टैक्स रिजिम, क्योंकि वहां पे स्लैब रेट अलग तरीके से बढ़ा दी गई है। आदमी को टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस वजह से किए कि आपको वेल्थ मैक्सिमाइज हो। एफडी भी सॉल्यूशन है, लेकिन एफडी के अंदर टैक्स रेट ज्यादा है, 30% टैक्स ब्रैकेट आता है। अगर म्यूचुअल फंड या इस तरह के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 6 महीने के एंड में जाके टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको वो भी पैसे का एक तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं, कितनी बचत करते हैं और उस बचत को कहां इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप क्या वो ऑप्शंस देखते हैं कि जिनसे आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सही रिटर्न के साथ आपके पास आए। आज ज्यादा बिना लाग लपेट के आपको सीधा मुद्दे पर आते हुए बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड, इक्विटी यानी शेयर मार्केट, और तीसरी चीज आपकी फिक्स डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, या कहें कि फिक्स डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट। इन तीनों ही अलग अलग फॉर्मेट में आप कितना पैसा अपना बना सकते हैं, किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं इनको इन्वेस्ट करके, और इनको इन्वेस्ट करने के बाद जो कमाई होती है उसको कैसे टैक्स के चंगुल से आप बचा सकते हैं, यही चीज, यही बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। जी हां, एफडी, म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार में आप कैसे इन्वेस्ट करें, यह तरीका आज समझेंगे। सीधा हम स्वागत करेंगे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट सर हमारे साथ कमलेश कुमार सर जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कमलेश सर का, और हमारे एनबीटी बिजनेस के एडिटर शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिशिर जी, आज हमने बिल्कुल लिमिटेड रखा है टॉपिक, बस आप ये बताइए, क्योंकि आज की तारीख में लोग यही देखते हैं कि भाई एफडी में सेव कर दूं या म्यूचुअल फंड कर दूं, या कुछ होते हैं जिनको लगता है कि मैं तो जहां शेयर में लगाऊंगा पैसा भागेगा। तो ये है आज का टॉपिक। देखिए, बचत अब तो लोगों को स्मार्टली बचत करनी होगी, क्योंकि पहले होता क्या था कि सेक्शन 80C टैक्स में छूट के लिए ओल्ड रेजिम में होता था, लोग 1.5 लाख रुपए बचा ही लेते थे। अब सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम ला दिया। न्यू टैक्स रिजीम ला दिया तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो लोग बचत करने के प्रति आकर्षित भी नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं कि अभी भी बचत कर रहे हैं, उनको घर परिवार से, पत्नी की तरफ से या बच्चों का मुंह देख के सोचते हैं कि ये जो 15 साल बाद ये कॉलेज जाने को होगा, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए फी लगेंगे, मैं कहाँ से भरूंगा। तो वो अपने आप बचत कर रहे हैं। अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कमलेश जी कि कोई ऐसा बचत का साधन है जिसको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में टैक्स के हिसाब से प्रोत्साहन मिल रहा हो? सर देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सारी 80C की डिडक्शन मिलती थी। हम ईएलएफ में इन्वेस्ट करते थे, 1.5 लाख रुपए तक हम टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करते थे, और वो इक्विटी ओरिएंटेड होता था सेविंग्स में, जहां पे आपको 80C की रिबेट मिलती थी। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, जी, ईएलएस म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये एक अट्रैक्टिव सोर्स था, लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे। लेकिन क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम आ चुका है, ऑप्शनल हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि वहां पे स्लैब रेट अलग तरीके से बढ़ा दी गई है, नेट ऑफ करते हैं तो 80C का कोई मायने नहीं रह जाता आज की डेट में। अगर जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को एग्जिट मार लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में काफी लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं। अगर हमने पिछले बजट में देखेंगे जो अभी 2026 में आया था, बहुत सारे बेनिफिट्स ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए दिया गया है। तो जो मोटिवेट कर रहा है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाएं, जिसकी वजह से ये जो ईएलएस या इक्विटी लिंक इंश्योरेंस सेविंग स्कीम्स है, यानी ईएलएस जो स्कीम है, इसको आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, जो कि ओल्ड रिजीम में जिस तरीके से चला था वैसे ही चलता रहेगा। सर ने बताया कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हम कंसीडर करते हैं तो ईएलएसएस को अभी भी ले सकते हैं, लेकिन शिशिर जी यही जानना चाहते हैं कि भाई स्मार्टली हमारे पास क्या विकल्प। जी, आप नए टैक्स रिजीम में क्या है, कोई बचत का कोई ऐसा साधन है
जिस पर नए टैक्स रिजीम में भी देखिए ऐसे न्यू टैक्स रिजिम में सारी ये तो जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन है वो अबे कर दी गई है, उसको रिमूव कर दिया गया। तो जो लोग न्यू टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हैं वो लोग हैं जो इन सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करे, ये करते थे बंद कर दिया, या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो करते थे अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल टैक्स बेनिफिट कुछ लोगों को इस न्यू रिजिम में ज्यादा है। इवन इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी न्यू टैक्स रिजिम में अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में इन्वेस्ट करते हैं, उस बिना इन्वेस्ट किए ही न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स ज्यादा सेव हो रहा है। तो इस वजह से न्यू टैक्स रिजिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल टैक्स बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा है विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना वायबल नहीं है अगर न्यू टैक्स रिजिम आप फॉलो कर रहे हैं। नहीं सर, एक उसमें था, आपको याद हो, मैं बीच में रोक रहा हूं, सॉरी, आपको याद हो जैसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था कि आपकी मतलब वेतन भोगियों को 1.5 लाख से ऊपर भी 50,000 रुपए एनपीएस में मिल जाता था। 1.5 लाख प्लस 50,000 इन एनपीएस। एनपीएस वाला अभी भी बरकरार है या एनपीएस में किस तरह की छूट बरकरार है अभी? जो एम्प्लॉयर का एनपीएस है उस पर अभी भी बरकरार है एम्प्लॉयर का एनपीएस, लेकिन अपने से यदि एनपीएस में जमा करते हैं नहीं है। जो सेक्शन हमारे पास 1B में आता था ना, हाँ, तो वो जो हम एडिशनल 50,000 करते थे वो अप्लीकेबिलिटी थी, वो अभी नहीं मिलेगा जी। तो अब सिर्फ एम्प्लॉयर जो जमा करते हैं आपके वो जो कटता है उस पर सिर्फ है। एम्प्लॉयर का एनपीएस चाहे आप ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं या न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हैं, तभी में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। जैसे ये आपका ईपीएफओ में जो किया गया योगदान है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जाता है, जो चाहे 10% या 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, that is exempt from tax whether you are following old tax regime or new tax regime, there is no difference। यहाँ पर कोई इससे कोई डिफरेंस नहीं करता। सर मैं शिशिर जी ने जो एक पहले चीज पूछी थी उसको आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आपको ये पता चल गया कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, अगर आप 12 लाख से ज़्यादा 12 लाख की सैलरी है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, तो फिर वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि अभी तक जो मैं टैक्स बचा के लिए ईएलएसएस में निवेश कर रहा था या एफडी कर रहा था, पीपीएफ अकाउंट में कर रहा था या एनएससी में कर रहा था, सुकन्या योजना में कर रहा था, तो इस वजह से कर रहा था कि चलो मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और साथ ही साथ मैं टैक्स देने से भी बच जाऊंगा। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपके पास कुछ इस तरह से टैक्स बचाने का कोई उपाय नहीं है तो लोगों की जो निवेश की जो प्रवृत्ति है, जो निवेश की जो हैबिट है, वो खत्म हो रही है, वो टूट रही है। जी देखिए सर, आदमी को टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको टैक्स से बच रहा है तो ये एड ऑन है। आपको अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये देखना है कि किस इंस्ट्रूमेंट में मैं इन्वेस्ट करूं, मेरी जो वेल्थ है, मेरी जो कैपिटल है, उसमें बढ़ोतरी हो। इस बात के लिए नहीं कि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स जिन इंस्ट्रूमेंट के अंदर टैक्स बेनिफिट हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना नॉन टैक्स बेनिफिट वाले इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसलिए अब टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस वजह से किए कि आपको वेल्थ मैक्सिमाइज हो। अगर वेल्थ मैक्सिमाइज में थोड़ा टैक्स भी जा रहा है, अगर मेरा 100 रुपए का 120 रुपए हो रहा है, तो अगर उस 120 रुपए के ऊपर मैं मान लो 20 रुपए के ऊपर 12.5% टैक्स दे भी दूं 20 रुपए के ऊपर, कि बेटर है वो अच्छा है या फिर मैं 100 रुपए के 110 रुपए के ऊपर 30% टैक्स दूं। तो का मतलब ये है कि भले आप जैसे मर्जी कर लो या मान लो एग्जाम भी कर लूं, तो ओवरऑल मुझे कहाँ बेनिफिट हो, मेरा फंड बढ़ना चाहिए, मेरा ज्यादा से ज्यादा फंड की बढ़ोतरी होनी चाहिए मेरे। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं इन्वेस्टमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट में करूं पर्पस को ध्यान में रख के। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, तो मुझे स्कूल जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि पहली दूसरी क्लास में बच्चा पढ़ता है, किसी का वो चाहता है कि जब 12th करे या ग्रेजुएशन करे उसको एक मोटा फंड चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करे, चाहे इक्विटी ओरिएंटेड या म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के करे। ठीक है, अगर कोई नहीं, आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फंड चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए,
1 साल के अंदर आप लिक्विड फंड में रख सकते हो। उसके लिए आपके पास एफडीज भी सॉल्यूशन है, लेकिन एफडी के अंदर टैक्स रेट ज्यादा है, 30% टैक्स ब्रैकेट आता है। अगर आप एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स लगता है, और वो ड्यू बेसिस पे टैक्स लगता है। मतलब आपको एक्यूर हो रहे हैं, आपने साल पूरा किया नहीं किया, मान लो जनवरी में इन्वेस्ट किया आपने 6 महीने के लिए, तो 30 जून को मैच्योर हो रहा है, तो 3 महीने का जो ब्याज एक्यूर हुआ उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा इसी साल। बाकी 3 महीने का ब्याज आप टैक्स अगली बार दोगे। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड या इस तरह के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 6 महीने के एंड में जाके टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको वो भी पैसे का एक तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। हाँ जी। ओके, हाँ, थोड़ा इसको और विस्तार से समझते हैं सर। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भैया बैंक में ही एफडी करा लेते हैं, वहीं पर पैसा सेफ रहेगा हमारा, हमें शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कभी ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध हो रहा है, कभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कभी मानसून सही नहीं हुआ, ऊपर नीचे इतनी मार्केट जाती है, हमारा पैसा फंस जाएगा। तो हम समझना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट एंड शेयर बाजार और एफडी, इन तीनों के ही प्लस माइनस यानी इनके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं, टैक्स के लिहाज से भी, रिटर्न के लिहाज से भी है। हालांकि शेयर मार्केट के रिटर्न कोई एज्यूम नहीं कर सकता सर। देखिए ऐसा है, जिन लोगों को इक्विटी की समझ है, जो लोग जिनको इक्विटी की समझ है, वो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग है, वो उनको पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़नी आती है, वो हर कंपनी की, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके जो मास्टर डेटा को एनालिसिस करते हैं, उनके फंडामेंटल डेटा जो उनको एनालिसिस करते हैं, उन्हें पता है कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है, वो कितना ग्रो करेगी, और पास्ट ईयर्स रिकॉर्ड देखते हैं कि भाई पिछले 5 सालों में कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि कंपनी किस नेचर ऑफ बिजनेस में है। अगर जिसका फ्यूचर आने वाले दिनों में या हमेशा डिमांड बनी रहेगी मार्केट में, ऐसे कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा, नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं लगती। बट आप किसी ऐसे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, जो कोई टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बेस है जिसमें कोई कभी भी ऑब्सोलीट हो सकता है, उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इस तरीके बहुत सारे फ्यूचर पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी कंपनी बंद हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो, कोडक कैमरा एक कंपनी होती थी, अगर हाँ सर, बिल्कुल। आप लोग इस फील्ड में, लेकिन जी। आज के डेट में हर मोबाइल में सबके पास फोटो ले सकते हैं, कैमरा फीचर्ड है, तो उसकी जरूरत नहीं, कंपनी आज की डेट में ऑब्सोलीट खत्म है। तो जो लोग ऐसी कंपनी शेयर्स में लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर को ध्यान में रख के ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको फंडामेंटल्स की, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता होने, तब तो आप इक्विटी में लगाओ। अदरवाइज अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो लोग कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ पाते, ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड एक एसोसिएशन, एक तरह से कह लो फंड मैनेजर होता है, वो एक्सपर्ट, तो इस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, वो सारे पैसे इकट्ठे करता है, वो इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड, वो भी इक्विटी में ही करता है, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह का म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो घूम फिर के बात करें, हमारे और इक्विटी के मार्केट के बीच में एक मैनेजर काम करता है, जो अपने हिसाब से फंड को डिप्लॉय करता है, जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सके, और मैक्सिमम रिटर्न अर्न करके वो जो भी इसके इन्वेस्टर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो वहां पे म्यूचुअल फंड इज बेटर। बट जो लोग, आपने कहा एफडीज के बारे में, मैं तीसरी बात बताऊं, एफडीज जो है वो बहुत ही सेफ गेम है। जो लोग जरा से वोलेटिलिटी, जैसे आपने कहा कि अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है या हो रहा है, कभी बंद रहा है, कभी शुरू हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारी अनिश्चितताओं का माहौल है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। तो ऐसे में आदमी अपने फंड को, आपने देखा मार्केट नीचे आई तो लोग हाहाकार मच गया मार्केट में कि क्या होगा क्या होगा। कई लोगों ने अपने सारे पैसे कम किए या फिर वैल्यू रिड्यूस किए, बहुत परेशान है। लेकिन जो लोग एफडी में इन्वेस्टेड है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप हो रही है, डाउन हो रही है, या बहुत ज्यादा क्रैश कर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट किया है। वो नहीं चाहते ज्यादा, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, वो नहीं चाहते मुझे ज्यादा इंक्रीमेंट या मेरे फंड ग्रोथ की हो, उन्हें पता फिक्स चाहिए। भैया मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, साल के एंड में मुझे 7 रुपए चाहिए, 6 रुपए चाहिए, जो डिसाइडेड है एफडी का रेट उनको मिलेगा। इससे मतलब नहीं है बैंक का मतलब रेट क्या जा रहा है,
मार्केट रेट क्या है, मार्केट कोलैप्स हो रहा है, इससे कोई लेना देना है, क्योंकि बैंक इन्वेस्टमेंट एफडी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। अब रही बात टैक्सेशन में, आपने एक क्वेश्चन ऐड किया था कि तीनों में टैक्सेशन का क्या है। देखिए, इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड, अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उनमें टैक्सेशन सेम होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप अगर करते हैं तो 12.5% टैक्स लगता है, अगर शॉर्ट टर्म होगा तो 20% टैक्स लगता है, और अगर एफडी का इंटरेस्ट है तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं होता, जो भी इंटरेस्ट होगा स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा, जो व्यक्ति अर्न करना है उसका स्लैब रेट चल रहा है। हाँ जी सर। नहीं सर, एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट प्लीज कीजिएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या मतलब हुआ, और एफडी में तो कोई उसका मतलब ही नहीं है, प्लीज। देखिए, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर एक साल से ज्यादा की है, इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट जी, इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है, ठीक है, एक डेब्ट ओरिएंटेड भी होता है, उसमें पीरियड 2 साल का है। यानी अगर मैं मान के चल रहा हूँ म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है, जहां पे 65% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में लगा है, उसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है या इक्विटी में पैसे लगाता है और 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर देता है या रिडीम कर देता है, तो उस केस में उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। अगर एक साल के अंदर आप बेच देते हैं तो प्रॉफिट पे कितना परसेंट देना पड़ेगा उसमें? हाँ, अगर शॉर्ट टर्म है तो प्रॉफिट का 20% देना पड़ेगा। 20? यस। ओके। अगर यही एक साल के बाद आप बेचते हो, रिडीम करते हो, तो वो 20% से घट के 12.5% हो जाएगा। बहुत पहले जुलाई 2023 से पहले ये 10% होता था कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म पे, अब इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। तो अब अगर आप एक साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड या इक्विटी बेचते हैं, रिडीम करते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर आपके कैपिटल गेन आएगा, उसको आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अलावा अगर डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर 65% से कम इन्वेस्टमेंट आपने इक्विटी में किया हुआ, उसको बोलते हैं डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वो हो या नॉर्मल एफडीज है, उनमें टैक्सेशन जो स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। लेकिन एफडी और इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है डेब्ट ओरिएंटेड, उसमें भी डिफरेंस है। मैंने अभी शुरू में एक बार बात आई थी, एफडी में जो इंटरेस्ट मिले या ना मिले, ड्यू हो गया तो टैक्स लगता है साल के एंड में। लेकिन डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जब आप रिडीम करोगे तो टैक्स लगेगा। तो आपका पैसा एक तरह से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन म्यूचुअल एफडी में हर साल आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आपने इंटरेस्ट इनकम रिसीव किया अकाउंट में या नहीं की, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो लिक्विडिटी में हेल्प करता है कि आपको लिक्विडिटी मतलब आपका फंड कम कर देता है। एक चीज सर, हमारे एक जानकार ने जानना चाहा, वो जमाना जबकि ईएलएसएस पे टैक्स में छूट मिलती थी, तब उन्होंने 80C का लाभ लेने के लिए ईएलएसएस में जमा किए थे पैसे। हालांकि वो 2 साल ही हुए हैं अभी उनको पैसे जमा किए हुए। अचानक उन्होंने देखा तो उनका दोनों एक मतलब 2 उनके थे ईएलएसएस के अकाउंट, और दोनों रेड में है। दोनों में, एक में 1.5% माइनस रिटर्न है, एक में 2% माइनस रिटर्न है। परेशान है, वो पूछ रहे हैं क्या करें, ईएलएसएस में है, 3 साल से पहले निकाल सकते हैं क्या, कोई है क्या, बदलने का उपाय है क्या, हमारा तो यहाँ घाटे में है। इनके लिए क्या कोई शमन है, कोई उपाय है? देखिए सर, ऐसा है, लॉक इन, देखो जो ईएलएस है लॉक इन पीरियड के लिए होता है, वो 3 साल लॉक इन है उसमें, वो उससे पहले विड्रॉ नहीं होगा। तो जब हम लेते हैं उसमें पहले ही पता है लॉक इन है फॉर 3 इयर्स। अब रही बात, आपका क्वेश्चन है कि इसलिए विड्रॉ नहीं होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि आपने जो रेड हो गया है या माइनस में हो गया है, उनको नुकसान हो रहा है, तो सर ये तो मार्केट लिंक है, ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है, ये मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगी। मार्केट डाउन है तो इसलिए उनका ये कम आ रहा है या नेगेटिव जा रहा है, लेकिन मार्केट अप होते ही ये आपको ग्रीन में होगा। तो वो 3 साल 2 साल हो चुके हैं, थोड़े दिन बचे, वो फिर रिडीम कर सकते हैं। मतलब अभी उनके लिए कोई वो नहीं है उनको? उसको करना ही, अपना लॉस में करने से कोई फायदा नहीं है, वेट करना ही ज्यादा बेटर है।
ओके, तो अब यदि किसी को निवेश, कोई ऐसे सज्जन हैं, व्यक्ति हैं जो कि पहले 80C के बहाने और एनपीएस के बहाने 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख रुपए निवेश कर लेते थे। अब वो शिफ्ट हो गए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। अब उनको पता है कि हमें निवेश करने का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि निवेश मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो अब निवेश करना उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे मेरे कई वेतन भोगियों से बात हुई जो कि पहले टैक्स बचाने के लिए लोभ में या जो कहिए उसमें निवेश कर रहे थे और अब वो निश्चिंत हो गए हैं, निवेश ही नहीं करते। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन रियलिटी मतलब अगर आप ये अपना डिसिप्लिन वे में करें तो बात तो एक ही है सर। पहले आप मजबूरी में कर रहे थे, आप अपने वेल्थ मैक्सिमाइज के लिए करो। कमलेश सर, मैं इसमें एक जिज्ञासावश एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने न्यू टैक्स रिजीम में आकर अपनी सैलरी में से टैक्स बचा लिया। थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या ये हो सकता है कि अगर घर पे कमाने वाला एक शख्स है, वो अपनी पत्नी के जरिए या अपने बालिग या नाबालिग बच्चे के जरिए, वो आप बताइएगा अगर ये संभव है तो, उनके थ्रू उनके पैन कार्ड वगैरह बनाकर वो अलग माध्यम से निवेश कर सकता है और क्या टैक्स बचा सकता है? उन दोनों चीजों में फर्क होगा कि अगर वो खुद इंडिविजुअल करता है या फिर अपनी पत्नी या बालिग नाबालिग बच्चे के थ्रू वो निवेश करता है? देखिए सर, अगर पहली बात है कोई नाबालिग बच्चा है और उस नाबालिग बच्चे के नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट होगी और उसपे जो गेन होगा वो गेन टैक्सेबल होगा और वो होगा पेरेंट्स के किसी एक व्यक्ति के हाथ में जिसकी इनकम हायर होगी। क्योंकि इसे बोलते हैं टैक्स सेव करने के लिए उन्होंने एक स्कीम निकाल ली। एक तरीके से आपने टैक्स अवॉइड कर रहे हो, बच्चे ने इनकम कमाई नहीं है, लेकिन अगर आपने एफडी करके बच्चे के नाम में एफडी करके इंटरेस्ट बच्चे को ट्रांसफर कर दिया है तो उसकी जो इनकम होगी वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड होगी। क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन है। क्लबिंग ऑफ इनकम होने के बाद उस पे हस्बैंड या मदर जिसकी इनकम हायर होगी उसके इनकम के ऊपर ऐड होके फिर जाके टैक्स लगेगा। और रही बात अगर कोई बालिग है 18 साल से ऊपर का बच्चा, अगर हम उसको फंड गिफ्ट कर देते हैं, अगर हम पैसा उसको दे देते हैं तो उसके ऊपर अगर आपने एक्चुअल में गिफ्ट किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करके किया हुआ, लेकिन एक्चुअल में पैसा आपने गिफ्ट कर दिया और वो गिफ्ट से जो इनकम आएगी फिर उस व्यक्ति की इनकम होगी, उस बेटे की इनकम होगी, उस बेटी की इनकम होगी और उस पर वही टैक्स देगा जिसको इनकम ये अराइज हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, इनकम जैसे सपोज करो किसी ने 10 लाख रुपए की एफडी का इंटरेस्ट होता है। अब एग्जाम्पल में समझाने के लिए क्योंकि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 लाख के ऊपर पूरे साल में 80,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अगर कोई ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, 80,000 का वो टैक्स दे देगा 30%। ठीक है, जो 24-25,000 रुपए टैक्स आ रहा है वो पे करेगा। लेकिन अगर यही किसी बेटे और बेटी के नाम पे ट्रांसफर हो गया, ऑफिशियली गिफ्ट कर दिया गया, उसके ऊपर जो 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, उस 80,000 के ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि अगर और इनकम उसकी नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। ओके, इस पे टैक्स सेव हो जाएगा उसका। यानी एक तरीका है, एक स्मार्ट तरीका है इसमें करने का, आप जो आपके बालिग बच्चे हैं उनके नाम अगर करते हो। दूसरा, इसी ऑप्शन में अगर हम वाइफ के नाम अगर करते हैं और वो हाउस वाइफ हैं, तब ये भी सिचुएशन उनके लिए बैठती है यहाँ पर भी जी? चाहे हाउस वाइफ हो या लेकिन एक्चुअल में गिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये प्रूव हो जाता है टेक्निकली कि आपने ओनली फॉर अवॉइडिंग टैक्सेस आपने ऐसा किया, तो क्लबिंग का प्रोविजन है, आपने एक्चुअल में गिफ्ट करना है उनको। तो ये क्या प्रोसीजर है, ये कैसे वो होगा, साबित होगा कि मैंने गिफ्ट किया? क्या फॉर्मेलिटी करनी होगी उसके लिए? उसके लिए आपने ना इंटेंशन आपके देखने चाहिए, डॉक्यूमेंट कर लो, आप गिफ्ट डीड ऑर्गेनाइज कर लो, बैंकिंग से पेमेंट कर दो अगर आपने बैंक के थ्रू फंड ट्रांसफर कर रहे हो, विद द इंटेंशन कि ये पैसा उनका है, बच्चे का है, या जो भी उस किसी काम के लिए दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो उससे पैसे जो बचा है या पूरा का पैसा वो इन्वेस्ट करता है या कुछ भी करता है, उससे जो इनकम अराइज होगी तो बेटे को टैक्स लगेगा, बेटी को टैक्स लगेगा। लेकिन अगर विद द इंटेंशन कि आप ये चाह रहे हैं कि
अब वो पैसे वापस भी ले लेंगे कभी, तो फिर ये क्लबिंग का प्रोविजन ध्यान रख के ही आप ये करना, क्योंकि यहाँ पे फिर वो बेनिफिट नहीं होगा कि आप जो ट्रांसफर करके टैक्स इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बचा रहा हूँ, अगर क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे तो नहीं लग बचेगा टैक्स। एक व्यक्ति की ये भी जिज्ञासा सामने आई कि अब चूंकि सेक्शन 80C रह नहीं गया है, तो अब कोई जरूरी नहीं है कि वो बैंक एफडी में निवेश करें या ELSS में निवेश करें। ऐसे निवेशक के लिए आप क्या सलाह देंगे, वो कहाँ निवेश करें ताकि उनके धन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो और कम से कम उस पर कर का भार पड़े? देखिए सर, पहले भी हमने डिस्कस किया, जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा मोटो होता है इन्वेस्ट का, हमारा पर्पस क्या है, हमारा लॉन्ग रन है, हमारा शॉर्ट टर्म है, हमारा क्या पर्पस है, हम मिड टर्म के लिए करना चाहते हैं या कई बार हमें इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं सोचते हैं। मुझे पता है कि अभी 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने के अंदर पैसे की जरूरत होगी, तो मैं अगर कहीं एफडी में इन्वेस्ट किया तो भी फायदा नहीं, क्योंकि एफडी अगर मैं विड्रॉ करता हूँ, तोड़ता हूँ, या तो उतने पीरियड के लिए एफडी करें, अब पता नहीं पैसे कब जरूरत हो, तो उस पे पैनल इंटरेस्ट लग जाता है। अगर मान लो कि अगर एफडी में जल्दी टाइम से पहले तोड़ता हूँ तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो उस केस में मैं लिक्विड फंड में पैसा डालूंगा। म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड है, जो कि जब मर्जी पैसे निकाल लो, वो 2 दिन के लिए हो जाता है, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जब जरूरत हो तो निकाल लो, ठीक है। क्योंकि लिक्विड फंड में पैसा रहने से क्या होता है कि टैक्सेशन मुझे लगेगा इक्विटी वाला, मतलब 20% लगेगा शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर मैं एफडी में पैसा रखता हूँ या सेविंग में रखता हूँ, उसमें मुझे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हो सकता है 30%, अगर मैं 30% ब्रैकेट में आता हूँ तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे कंपेयर करने पड़ेंगे कि भाई मुझे पैसे की जरूरत कब है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपने बोला है कि ये किसी को लगना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा रखना है, तो वो म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे 10 साल, 5 साल, 8 साल के लिए करना है, आप छोटा छोटा एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आप थोड़े इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं, और इक्विटी शेयर उन कंपनियों के शेयर जिसको हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज है, जिससे एनएससी बीएससी के जो सेंसेक्स डिसाइडेड है, जो कंपनियों के नाम है वो आप उनमें कर दो, ब्लू चिप्स कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे आप, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर लो, मुझे पता है कि जो इतने सालों से चल रहा है वो चलता रहेगा। ऐसे कम आप किसी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बड़ी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपको नॉलेज है तो आप ऑब्वियस है कि आपने फंडामेंटल स्टडी करके कर रहे हैं, नहीं तो आप बड़ी कंपनी में करें जिनका नाम है, जो पता है कि डूबेगा नहीं, जिनके शेयर्स की वैल्यू हमेशा बढ़ी है, बड़े जो टॉप 50 कंपनीज हैं, अब उसमें इन्वेस्ट करें, टॉप 50 कंपनीज में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर को, एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर में, जितने बड़ी कंपनीज है, कुछ कंपनी में आप थोड़े थोड़े शेयर बाई करते रहो, एक दिन जाके 10 साल 5 साल बाद आपको एक बड़ा फंड दिखेगा कि हमने छोटा छोटा करके कितना बड़ा फंड बना लिया। ये डिपेंड करता है सर कि मेरा मोटो क्या है, कितने दिन बाद मुझे इस पैसों की जरूरत है, जरूरत को ध्यान में रखे कि मुझे इक्विटी में जाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, मुझे लिक्विड फंड में जाना है, किस में रखना, सेविंग बैंक में रखना है, या किस फंड में रखना है, उसको हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा जी। तो मैं आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, क्योंकि कई सारी कन्फ्यूज़न और कई सारी दुविधा लोगों के मन में है निवेश को लेकर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात शिशिर जी यही निकल कर आई है कि भाई आप अपने निवेश को इस तरह से मत देखें कि आप टैक्स को बचा रहे हैं, आप निवेश को इस तरह से देखें कि छोटी छोटी जो रकम आप बना रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक समंदर का रूप ले लेती है। बिल्कुल। तो शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कमलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया धन की बात में शामिल होने के लिए।